हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 5th फैब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड के बारे में। तो हम जानेंगे कि इस विजन डॉक्यूमेंट में क्या बातें कही गई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये जानना चाहिए ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से कि अंडमान आइलैंड का सबसे पहली बात लोकेशन कहाँ पर है, यानी कि क्या ये बे ऑफ बंगाल में है या फिर ये अरेबियन सी में है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि 9 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल कौन से दो आइलैंड को डिमार्केट करती है। और अंडमान आइलैंड की जहां तक बात है तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है आज के समय में। इसलिए कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एज वेल एज डिफेंस पॉइंट के रूप में इन्हें डेवलप कर रही है। ये विजन डॉक्यूमेंट प्रपोजल है नीति आयोग का, जिसके तहत न्यू ग्रीन फील्ड कोस्टल सिटी बनाए जाएंगे लिटिल अंडमान आइलैंड में, जो डेवलप किए जाएंगे फ्री ट्रेड जोन के रूप में। और इट विल कम्पीट लाइक द सिंगापुर हांगकांग, क्योंकि आपको भी पता है कि सिंगापुर हांगकांग इतने ज़्यादा डेवलप्ड होने के एक इम्पॉर्टेंट कारण क्या है कि वहाँ पर फ्री ट्रेड जोन एरिया के रूप में डेडिकेटेड है। क्योंकि जब भी फ्री ट्रेड जोन होगा तो मान के चलिए कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रिबेट मिलता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए फैसिलिटेट किए जाते हैं इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट के द्वारा। कहीं ना कहीं उसी के प्रिंसिपल पर अंडमान आइलैंड के जो लिटिल अंडमान पार्ट है उसे डेवलप किया जाएगा, फ्री ट्रेड जोन के रूप में तैयार किया जाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का एक प्रकार से गवर्नमेंट का प्लान है। और इस प्रपोजल में आप देख सकते हो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, टूरिज्म एसईजेड, एक्सक्लूसिव फॉरेस्ट रिजोर्ट, नेचर हीलिंग डिस्ट्रिक्ट, इन सब के रूप में डिवाइड किए जाएंगे। क्या सिग्निफिकेंस है इस प्रपोजल का? तो सिग्निफिकेंस ओवरऑल आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए भी आपको जानने चाहिए। सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है काफ़ी ज़्यादा क्लोज है मलक्का स्ट्रेट के नज़दीक। और आप हमें बताइए कि ये जो मलक्का स्ट्रेट है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि स्ट्रेट मतलब क्या होता है और ये जो मलक्का स्ट्रेट है किन दो लैंड मासेस के बीच में है। आपको हिंट दे दे, एक तो आपका इंडोनेशिया हो गया और दूसरा आप हमें बताइए। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो देख सकते हो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर के होंगे। इट विल सपोर्ट फिशरीज, डीप सी माइनिंग, क्योंकि आपको ही पता है कि ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बने इट इज ऑल अबाउट जो आपका इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के टकराने के बाद बने। ये जो रीजन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, यानी कि ये वाला रीजन काफी ज्यादा रिसोर्स रिच पोटेंशियल है यहाँ पर। तो डीप सी माइनिंग के मदद से इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट आउट किए जा सकेंगे, जिसमें आपका वन ऑफ द रिसोर्सेज हो सकते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। और क्या होते हैं ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, क्या इनमें आयरन होते हैं या जिंक होते हैं, ये सब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टूरिज्म पोटेंशियल भी एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। तो प्रिस्टीन वाइट सैंडी बीचेस, मेराइन लाइफ, रिच बायोडाइवर्सिटी, ये सब अवेलेबल है इस आइलैंड में। तो कहीं ना कहीं आइडियल है मेडिकल एज वेल एज नेचुरल टूरिज्म में। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं, और क्या चैलेंजेस हैं हम बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि कनेक्टिविटी की कमी है। एयर कनेक्टिविटी का है या सी कनेक्टिविटी का है, तो दोनों में एक प्रकार से दिक्कतें हैं। और डिजिटल कनेक्टिविटी भी इनएडिक्वेट है, क्योंकि आप समझ सकते हो ये आइलैंड है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली बात तो ये मेन लैंड इंडिया से डिटैच्ड है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि
जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, उनके अगर पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं वहाँ पर। कुछ ट्राइबल्स के नाम आपको याद होने चाहिए, और इसीलिए यहाँ पर डिजिटल कनेक्टिविटी भी प्रॉपरली स्टेब्लिश नहीं है, क्योंकि कंपनी सब वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करती है जहाँ पर यूजर्स होते हैं। तो बट जैसे जैसे ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है, कनेक्टिविटी का हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी का हो, सीज कनेक्टिविटी का हो, डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी एक प्रकार से पीछे है, खासकर डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें। इकोलॉजिकल थ्रेट की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रेजाइल इकोलॉजी है, आपको ही पता है, और इट इज बाउंड बाय द थ्रेटेंड मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन अगर होते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ह्यूमन के जो एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर है खास करके, उनसे वो वंचित रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आपको भी पता है काफी ज्यादा यूनिक स्पीसीज अंडमान एंड निकोबार में रहती है। सो अगर डेवलपमेंट किए जाएंगे, रोड कनेक्टिविटी स्टैब्लिश किए जाएंगे, तो हो सकता है फॉरेस्ट का कट हो, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज अगर स्टैब्लिश होती है तो भी पॉल्यूशन की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये सब चैलेंजेस राइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लाइमेट चेंज, क्योंकि लो लाइंग आइलैंड से आपको ही पता है, तो हो सकता है राइज इन सी लेवल के कारण ग्रेटर रिस्क है इनका सबमर्जेंस का। तो बेसिकली आपको ही पता है कि क्लाइमेट चेंज में क्या होगा, जो हमारा अर्थ है वो वार्म होंगे। वार्म होने के कारण क्या होगा कि जो ग्लेशियर्स है अंटार्कटिक रीजन में या फिर आर्कटिक रीजन में, या फिर जो हिमालय है या माउंटेनियस रीजन में हमारे ग्लेशियर्स मौजूद है, स्नोज मौजूद है, वो मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे, और मेल्ट होने के बाद वो आएंगे कहाँ, तो इट विल कम टू द सीज एंड ऑफ सीज। तो जो आइलैंड है या फिर लो लाइंग कंट्रीज है, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं सबमर्जेंस के। तो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्रेट हम कह सकते हैं वो क्लाइमेट चेंज भी है। साथ ही साथ जो इंडिजीनियस ट्राइब्स रहते हैं अंडमान एंड निकोबार में, उनके लिए भी एक प्रकार से उनके कल्चरल आइडेंटिटी के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ये जो ट्राइबल्स होते हैं वो नहीं चाहते कि डेवलपमेंट किया जाए, वो अपने ही लाइफ स्टाइल और कल्चर में खुश रहते हैं। तो अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा तो इन ट्राइब्स को भी परेशानियां हो सकती है। तो कुछ ट्राइब्स के नाम भी आप देख सकते हो, ओंगे, जरेवा, सेंतलीज, शोम्पेन, तो ये सब है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है कि जो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, क्योंकि आपको नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ हाल ही में आपने भी सुना होगा, 1-2 साल पहले की बात है कि आइलैंड को रीनेम किया गया था। तो वो जो आइलैंड को रीनेम किया गया है उसके नेम को भी आपको जानने की जरूरत है। जैसे आप देख सकते हो, ये जो आपका स्वराज द्वीप है, पहले ये हैवलॉक आइलैंड हुआ करता था, और शहीद द्वीप है, ये पहले नील आइलैंड हुआ करता था। और आपको भी पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये ओनली जो एक्टिव वोल्केनो भारत का है वो कहाँ पर है, बैरन आइलैंड, जो कि अंडमान एंड निकोबार का ही हिस्सा है। और बैरन नहीं, सॉरी, नारकोंडम आइलैंड, ये बैरन आइलैंड तो एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, लेकिन नारकोंडम आइलैंड जो है वो एक्टिव वोल्केनिक जोन है इंडिया का। और क्या आपको याद रखना है, ये डुनकन पैसेज जरूर आप याद रखें, इट इज बिटवीन लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, ये डुनकन पैसेज आपको याद रखने। साथ ही साथ इस पर यूपीएससी काफी ज्यादा फोकस करती है, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, और काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। तो ये जो 10 डिग्री 9 डिग्री ये सब और कुछ नहीं बल्कि लैटिट्यूड है। ये जो 10 डिग्री चैनल है ये 10 डिग्री लैटिट्यूड पर है, उसी प्रकार से 9 डिग्री चैनल अगर है तो वो 9 डिग्री लैटिट्यूड पे है। सो आप देख सकते हो ये जो 10 डिग्री चैनल है कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच है। और आप हमें बताइए 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है। और क्या आपको याद रखने हैं इसमें, तो आप इंदिरा पॉइंट आपको पता होने चाहिए, वो कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में, और सदर मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ये भी आपको पता है। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जिसका नाम पहले रॉस आइलैंड था, तो रॉस आइलैंड इक्वल टू बॉस आइलैंड बन के आपको याद होने चाहिए।
और आपको क्या याद रखने हैं, सबसे पहली बात तो इसकी ओरिजिन जो हुई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, वो क्या है आपका टेक्टोनिक ओरिजिन है। इट हैज नॉट बीन ड्यू टू कोरल, इट हैज बीन ड्यू टू टेक्टोनिक ओरिजिन, यानी कि प्लेट टकराने के बाद ही इसकी उत्पत्ति हुई है। दैट्स व्हाई ये जो रीजन है, यहाँ पर आपको माउंटेनियस पीक भी मिलेंगे। और क्या याद रख सकते हो आप इसमें, तो कुछ नेशनल पार्क है यहाँ पर। एक नेशनल पार्क हम बेसिकली आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सा नेशनल पार्क है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एनवायरमेंट सेक्शन में। और आपको अगर प्रीलिम्स 2021 के लिए याद रखना है तो आप यहाँ देखो, ये जो मेंस के लिए ये आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए तो ये आपका जो पूरा मैंने मैप में डिटेल आपको बताएं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये जरूर याद रख सकते हो आप, ये जो कोका चैनल है ये किसके किसके बीच में है, तो एक तरफ नॉर्थ अंडमान तो है ही है, इसके नॉर्थ में कौन सा आइलैंड आता है, आई थिंक कि ये म्यांमार या फिर म्यांमार का आइलैंड होगा। आप कमेंट सेक्शन में हम बताइए कि कोको चैनल जो है किसके किसके बीच में, एक तो आपका नॉर्थ अंडमान हो गया और उसके नॉर्थ में कौन सा आइलैंड है, किस देश का आइलैंड है। सो होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुई होगी। लेट्स मूव टू द सेकेंड न्यूज। इट इज अबाउट पीएम इनॉग्रेट चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशन। तो चौरी चौरा इंसिडेंट आपको ही पता है कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में यानी कि इंडियन नेशनल फ्रीडम में काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। और यही वो इवेंट था जब महात्मा गांधी ने जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च किए थे उसको कॉल अप कर दिया गया था, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट जो है वो वायलेंट इंसिडेंट के कैटेगरी में आ गया था, जिसके कारण जो महात्मा गांधी की जो प्रिंसिपल थी नॉन वायलेंस वाली, वो एक प्रकार से वायलेट हो रही थी। इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने इस एनसीएम को यानी कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया था। तो अगर हम बात करें चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में तो आप देख सकते हो 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस। और क्या हुआ था तो आप समझ सकते हो, लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट क्लैश्ड विद द पुलिस हु ओपन फायर। तो वही हुआ था कि वायलेंट एनसीएम में क्रिएट हो गए थे, जिसके कारण महात्मा गांधी ने ये जो मूवमेंट है एनसीएम वाली को कॉल ऑफ करनी पड़ी थी। तो जब ये पुलिस फायरिंग हुई थी वीर के साथ, तो आप देख सकते हो रिटेलिएशन में डेमोन्स्ट्रेटर ने अटैक किए पुलिस फोर्स के ऊपर। न सिर्फ अटैक किए बल्कि पुलिस स्टेशन को भी जला दिए गए थे, और जो भी उस पुलिस स्टेशन में थे तो वो सारे के सारे ऑक्यूपेंट्स मारे गए थे। तो आप देख सकते हो 3 सिविलियंस की मृत्यु हुई थी और 22 पुलिसमैन की भी जाने गई थी। महात्मा गांधी आपको भी पता है वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ उन्होंने एनसीएम पर रोक लगा दी, यानी कि हॉल्ट कर दिया 12 फरवरी 1922 को। और डायरेक्ट रिजल्ट था इसी इंसिडेंट के कारण जब ये कॉल ऑफ की गई थी। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली डेथ सेंटेंस ऑर्डर किए थे 19 कन्विक्ट्स को, और 110 यानी कि 110 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। तो क्या सिग्निफिकेंस है एनसीएम के, तो आपको पता होने चाहिए कि ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किए गए थे अगस्त 1, 1920 को। बेसिकली इसको लॉन्च करने के पीछे 2-3 कारण थे, है ना, क्योंकि अंग्रेज जो है वो कंटिन्यूस ऐसी पॉलिसी पे पॉलिसी लेकर आ रही थी जो कहीं ना कहीं इंडियन पीपल्स को डिस्क्रिमिनेटरी, साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जो रॉलेट एक्ट लाया गया था इसमें क्या था, ना वकील ना दलील, यानी कि किसी को भी कभी भी कैप्चर कर लिए जा सकते थे, किसी को भी जेल में डाला जा सकता था, किसी के खिलाफ कोई भी एक्शंस लिए जा सकते थे। तो कोई एक प्रकार से इंडियंस की कोई राइट का स्कोप नहीं था। और जालियांवाला बाग मस्करी आपको भी पता है कि कितना बड़ा बुरा इंसिडेंट हुआ था पंजाब में, जिसमें अप्रोक्स आई थिंक ओवर 300 पीपल्स की मृत्यु भी हुई थी। और ये लोग बेचारे सिंपल जो लीडर्स थे उनके जो अरेस्ट किए गए थे उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और वो जो लीडर्स थे आप हमें कमेंट सेक्शन में नाम बताइए, वो 2 लीडर्स कौन थे जिनके बारे में जो लोग हैं और जो अन्य नेशनलिस्ट है जो बैसाखी के दिन यहाँ पर गैदर हुए थे डिस्कस करने के लिए,
है ना। साथ ही साथ जो तीसरा फैक्टर था वो तो खिलाफत मूवमेंट था ही, जिसमें क्या होता कि जो वर्ल्ड वॉर 1 चल रहे थे उसमें जब हार हो गई ऑटोमन एम्पायर की, तो जो खलीफा की अथॉरिटी है उसको एक प्रकार से वीकेंड करने का प्रयास किया गया था। तो जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो उनकी अथॉरिटी को रिटेन करना चाह रहे थे। दैट्स वाई जो दो इम्पोर्टेंट पर्सन इस खिलाफत मूवमेंट में आते हैं, आपको भी पता होनी चाहिए, अली ब्रदर्स, शौकत अली और एक और मोहम्मद अली। ये दो अली ब्रदर्स थे जो खिलाफत इश्यू को लीड किया था, और अल्टीमेटली महात्मा गांधी ने इस यूनाइटेड मूवमेंट को देखते हुए एनसीएम की शुरुआत कर दी थी। सो इट वाज ए फर्स्ट मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। तो आईएनसी का यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो ये पहला मास मूवमेंट था ही था। और जब एब्रप्ट एंडिंग कर दी गई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की, तो कुछ एक प्रकार से निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले थे। तो आप देख सकते हो कांग्रेस पार्टी में ही एक प्रकार से डिवीजन की भावना क्रिएट हो गई थी। जस्ट लाइक कि जो सूरत स्प्लिट हुआ था आपका, उसमें भी कुछ इसी प्रकार के डिवीजन क्रिएट हो गए थे। तो जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें भी स्प्लिट होने की जो विचारधारा है वो मजबूत होने लगी थी। दैट्स व्हाई कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा और सीआर दास के द्वारा, बिकॉज दे वर डिसहार्टेंड बाय द सडन विथड्रॉल। ये सडन विथड्रॉल कर दिया गया तो जो इनर्शिया है मूवमेंट वाला वो कहीं ना कहीं वीकेंड हो गया, और जो लोगों के इंस्पिरेशन थे उनको भी आहट पहुंची थी। दैट्स वाई कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और डिससेटिस्फेक्शन एमंग द मासेस ये भी देखने को मिला था, बिकॉज आपको भी पता है कि जो सीट्स जर्मिनेट की गई थी कि हमें एनसीएम के गोल्स को अचीव करने, वो नहीं अचीव हो पाए थे। सो आपको क्या याद रखने हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाई एनसीएम वाज विथड्रॉन, ये तो याद रखना ही है। और व्हाट वेयर द फैक्टर दैट वर रिस्पॉन्सिबल टू एनसीएम, ये भी याद रखने हैं। और जो तीन इंपॉर्टेंट है, रॉलेट सत्याग्रह, इसको क्यों विथड्रॉ किया गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है कि वायलेंट क्लैशेस हुए थे, इसके कारण ही रॉलेट एक्ट को विथड्रॉ किया गया था। और जालियांवाला बाग मॉस्कर ये किस लिए था, तो आपको भी पता होनी चाहिए कि जनरल डायर ने बेसिकली गोली विदाउट वार्निंग चला दी थी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। और ये तीनों के तीनों यानी कि आपका खिलाफत मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है, जालियांवाला बाग मस्करी भी इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और ये भी याद रखना है कि कांग्रेस का ये पहला मास मूवमेंट था एनसीएम, है ना। अदरवाइज इससे पहले क्या हो रहे थे, वो तो लेटर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की ही बात कर रहे थे, लेकिन ये पहला मूवमेंट था जब वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फेस में ट्रांसफर हुए थे। और ये जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि मोतीलाल नेहरू और सीआर दास दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया था। इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ एनसीएम यानी कि विथड्रॉल ऑफ एनसीएम। और आपको इसमें याद रखने होंगे, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखने हैं। और चौरी चौरा का लोकेशन आप देख सकते हो, गोरखपुर में है, 1922 में विथड्रॉ किया गया था। So friends, let's move to the next article. It is about recent announcement for agricultural and fisheries sector. तो एग्रीकल्चर और फिशरी सेक्टर के लिए कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं, तो हम देखते हैं क्या अनाउंसमेंट किया गया है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो ये जो आपका ई नैम है यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, आपको ही पता है पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, यानी कि जैसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट देखते हो जहां पर आपको फिनिश्ड गुड्स मिलते हैं, उसी प्रकार से ई नैम है जहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदे बेचे जाते हैं, जहां पर जो सेलर्स है और जो बायर्स है उनको लिंक किया जाता है। और आपको भी पता है विच नेटवर्क्स द एग्जिस्टिंग एपीएमसीज मंडी टू क्रिएट ए यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। तो इनाम की मदद से क्या होंगे कि देश भर में जितने भी एपीएमसी मंडी है, और एपीएमसी मंडी वैसे तो ऑफलाइन मंडीज है, तो इन ऑफलाइन मंडीज को ऑनलाइन इंटीग्रेट कर दिया जाए, सो दैट राज्य के किसी भी जगह पे मंडी हो
कोई भी सेलर चाहे कि हमें प्रोडक्ट किसी दूसरे राज्य के मंडी से खरीदना है, तो उस मंडी से भी खरीदा जा सके, यानी कि कोई रोक टोक नहीं हो कि भाई साहब आप इस राज्य को हो तो यहाँ से प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, या उस राज्य के हो तो उस राज्य से आप प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, तो ये रोक टोक ना हो। दैट्स वाई इसे ई नैम का कंसेप्ट डेवलप भी किया गया था और यूनिफाइड नेशनल मार्केट के रूप में तैयार किया गया, सो दैट जो भी एग्रीकल्चर कम्योडिटीज हो वो एक राज्य तक सीमित ना रहे, ये पूरे राष्ट्र तक जो मार्केट है वो बनाया जाए। तो अभी क्या न्यूज आई है, तो बेसिकली 1000 मोर मंडीज को इंटीग्रेट किए जाएंगे ई नैम में, और अभी तक 1000 मार्केट्स अक्रॉस 18 स्टेट्स और 3 यूटीज को इंटीग्रेट किए जा चुके हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आप याद रख सकते हो। और ई नैम अब एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही है, जिसको आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म बाय इंटीग्रेटिंग ट्रेडिंग सिस्टम विद पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर सर्विसेज, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ वैल्यू चेन सब आ जाते हैं। और क्या अनाउंसमेंट किए गए हैं, तो देख सकते हो माइक्रो इरिगेशन फंड, और इसमें बेसिकली 5000 करोड़ का कॉर्पस है, यानी कि इसको डॉलर 5000 रुपीज का ये फंड है, और ऑपरेशनलाइज किए जाएंगे नाबार्ड में ये फ्रॉम 2019 से 20। तो बेसिकली क्या न्यूज है माइक्रो इरिगेशन फंड के बारे में, तो जो कॉर्पस है इसको डबल किया गया, यानी कि पहले तो 5000 करोड़ रखे ही गए थे, इसको अब 5000 और बढ़ाकर डाले गए। और जो ऑब्जेक्टिव है इस फंड का, यानी कि माइक्रो इरिगेशन फंड का, तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट्स को फैसिलिटेट करना इन मोबिलाइजिंग एडिशनल रिसोर्सेज, सो दैट जो माइक्रो इरिगेशन के जो कवरेज है उसे एक्सपेंड किया जा सके, साथ ही साथ उसके एडॉप्शन को, यानी कि लोग माइक्रो इरिगेशन को अडॉप्ट करें, उसे इंसेंटिवाइज किया जा सके बियॉन्ड द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। फिशरी सेक्टर के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट किए गए थे, तो मॉडर्न फिशरी हार्बर्स को डेवलप किए जाएंगे, साथ ही साथ फिश लैंडिंग सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे। 5 मेजर फिशिंग हार्बर, जिसमें कोची है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, पेटुआ घाट है, और इसको डेवलप किए जाएंगे हब्स के रूप में ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनलैंड फिशरीज हार्बर्स और फिश लैंडिंग सेंटर्स, इसको भी डेवलप किए जाएंगे अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर इन वाटरवे। साथ ही साथ सीवीड कल्टीवेशन, सीवीड यानी कि जो सीज में ग्रो किए जाते हैं आपके जो प्लांट्स है, जो ईटेबल होते हैं, यानी कि इसको खाए जाते हैं, तो उसे भी प्रमोट करना है। मल्टीपर्पज सीड वीड पार्क, इसे स्टेब्लिश किए जाएंगे तमिलनाडु में। तो ये सब कुछ रिफॉर्म किए गए। तो आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, तो सबसे पहले बात तो आपको ये याद रखने हैं कि ये जो आपका ई नैम है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि ये डिटेल आपको याद रखने है कि अभी तक 1000 मार्केट्स अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड 3 यूटीज इंटीग्रेट किए जा चुके हैं। और ई नेम का कंसेप्ट तो आपको पता है, क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में सेलिंग बाइंग होगा, तो हाँ होगा, ये आपको याद रखने हैं। और माइक्रो इरिगेशन फंड के 4-5 पॉइंट तो याद रखने हैं, क्योंकि ये माइक्रो इरिगेशन फंड आप देख सकते हो इसे क्रिएट किया गया था, ऑपरेशनलाइज किया गया था नाबार्ड के तहत, ये आपको याद रखना है। और क्या ऑब्जेक्टिव है माइक्रो इरिगेशन फंड का, ये ऑब्जेक्टिव याद रखनी है आपको। जो माइक्रो इरिगेशन है उसके कवरेज एरिया को एक्सपेंड करना है, साथ ही साथ उसके एडॉप्शन को इंसेंटिवाइज करना है, ये ऑब्जेक्टिव है, आपको पता होने चाहिए। और जो 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स है ये आप याद रख सकते हो, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, पेटुघाट, इसको डेवलप किए जाएंगे। लेकिन आपको ये याद रखने इन सब के लोकेशन आपको अच्छे तरह से पते होने चाहिए, कि मैप में आपको इन्हें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कोची कहाँ पर है, चेन्नई कहाँ पर है, विशाखापट्टनम, पारादीप कहाँ पर है, और अकॉर्डिंगली अब वो उसको आप नॉर्थ साउथ में अलाइन करके रखिए कि नॉर्थ में कौन सा है, उसके साउथ में कौन सा है। कम से कम इन 5 इंपॉर्टेंट जो हार्बर्स दिए गए इनको आप अरेंज करके रख सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ कौन कौन है। और क्या याद रखने हैं आपको, तो बस इसमें इतना ही है। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। इट इज अबाउट गवर्नमेंट सीक्स टू सेट अप 3 पावर गियर मेकिंग जोन्स। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो आत्मनिर्भर
भारत पैकेज, इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग जोन सेटअप करने की बात की गई थी, क्रिटिकल पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट का, जिसमें जो टोटल आउटले रखा गया था यानी कि 1500 करोड़ का आउटले प्रपोज किया गया था। तो ये जो आपका 3 पावर गियर मेकिंग जोन है, ये आप देख सकते हैं, एक तो कोस्टल है, लैंडलॉक्ड है और हिली स्टेट्स है। और क्या होंगे इस पावर गियर जोन के तहत, तो सेंटर एक प्रकार से कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर और टेस्टिंग फैसिलिटी प्रदान करेगी इन सारे जोन में। और स्टेट्स जो होंगे यानी कि हमारे राज्य, वो स्पेशल पर्पज व्हीकल तैयार करेंगी विच वुड बी ट्रांसफर्ड टू द प्राइवेट कंपनीज व्हेन दे सेटअप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। और जो फोकस एरिया होगा आप देख सकते हो, इक्विपमेंट विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बट आर स्टिल इम्पोर्टेड, तो इनको कंप्लीटली मैन्युफैक्चर करवाया जाए, यानी कि मोर एंड मोर इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पावर सेक्टर के वो बनाए जाए। क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं पावर सेक्टर के, तो ये जो आपके वायर्स हो गए या फिर जो टूल्स लगते हैं पावर ग्रिड को स्टेब्लिश करने में, या फिर ट्रांसफार्मर सब हो गए, ये सब आपके पावर सेक्टर के टूल्स होते हैं। तो इन सब को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाए, इनके इंपोर्ट को खत्म किया जाए, इस प्रकार का, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि फोकस है इस पावर गियर मेकिंग जोन्स का। और ये जो स्टेप लिए गए हैं, क्या बेनिफिट होंगे, तो आप देख सकते हो सेल्फ रिलायंस को इनकरेज किया जाएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं पावर सेक्टर के वो इंडिया में ही बने, तो इससे सेल्फ रिलायंस तो बूस्ट होगा ही होगा। और आपको पता होना चाहिए कि भारत $2.16 बिलियन का प्रोडक्ट जो सोलर वोल्टेइक सेल्स है उसे इंपोर्ट करता है, पैनल्स हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, 2018-19 का डाटा है। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जो चाइना पर डिपेंडेंसी है चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, आप देख सकते हो 1/3 ऑफ द 71,000 करोड़ स्पेंड किए जाते हैं कन्वेंशनल पावर इक्विपमेंट इंपोर्ट्स पर, तो ये देख सकते हो। साथ ही साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट किए जा सकेंगे पावर जनरेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन इन ग्रीन एंड कन्वेंशनल एनर्जी स्पेसेस, along with जो इंडिया की ग्रोइंग पर कैपिटा पावर कंजम्पशन है उसे भी एड्रेस किया जाएगा, विच इज अबाउट 1149 किलोवाट आवर्स। तो इसकी मदद से इंडिया की जो ग्रोइंग पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा पावर कंजम्पशन है उसे एड्रेस किए जा सकेंगे, क्योंकि जब इस प्रकार के एफिशिएंट प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो नीड्स है कि पावर लॉस कम हो, साथ ही साथ मोर पावर जनरेशन हो, उन सब के इश्यू को भी एड्रेस किया जा सकेगा एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ 3600 kWh। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड पर कैपिटा कंजम्पशन 3600, भारत ओनली 1149, मतलब आप कह सकते हो कि 1/3 भी एक प्रकार से सही से पावर पर कैपिटा कंजम्पशन नहीं है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखने हैं कि ये जो 3 पावर गियर जोन्स बनाए जाएंगे ये कहाँ कहाँ सेटअप होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो एक तो ये है कि कोस्टल एरियाज में, एक तो लैंडलॉक्ड में, एक हिली स्टेट्स में। तो ये कौन से राज्य में होंगे ये अभी कंप्लीट डीलॉकिंग नहीं की गई है, तो आने वाले समय में ये लोकेशन भी बता दिए जाएंगे। और बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका टॉपिक, क्योंकि पावर सेक्टर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट इंडियन ओशियन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कनक्लेव हेल्ड, है ना। तो जो कनक्लेव है बेसिकली टू प्रमोट डायलॉग टू फोस्टर डेवलपमेंट ऑफ पीस, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी इन इंडियन ओशियन रीजन, यानी कि इंडियन ओशियन रीजन में पीस, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी बनाए रखने के लिए जो डायलॉग है उसे प्रमोट किए जा रहे हैं, या डायलॉग को या कनक्लेव हेल्ड करवाए जा रहे हैं। और आपको भी पता है इंडियन ओशियन रीजन में आप देख सकते हो ये पूरा क्षेत्र आपका इंडियन ओशियन रीजन का आ जाता है। और ये क्या ऑब्जेक्टिव है, तो बेसिकली जो रिसोर्सेस और एफर्ट्स है इंडियन ओशियन रीजन में
जिसमें आपका डिफेंस इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन उनको एक प्रकार से सिनर्जाइज करने का मकसद रखता है। और इंडिया ने कहा है कि वो रेडी है सप्लाई करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ मिसाइल सिस्टम, जिसमें आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आ गया, हेलीकॉप्टर्स आ गए, वॉरशिप्स आ गए, पेट्रोल वेसल्स आ गए इंडियन ओशियन रीजन वाले में। क्योंकि इंडियन ओशियन रीजन वाले में आप अगर देखिए कौन कौन से देश आ जाते हैं, ये आपके ये सब देश है ना। और कहीं ना कहीं चाइना का प्रेजेंस इस इंडियन ओशियन रीजन में बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में जरूरी ये है कि हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी इंडियन ओशियन रीजन में बनाने की जरूरत है। और इसके लिए जरूरी है कि जो भी देश है इंडियन ओशियन रीजन के, चाहे वो मदगास्कर हो, मॉरिशस हो, सीचेल्स हो, इन सब के साथ हमारी जो रिलेशन है वो अच्छी हो। हम यहाँ पर जो है बेसिकली वेरियस एग्रीमेंट करें, इनके साथ ट्रेड इनरिचमेंट प्रोग्राम करें, सो दैट ये लोग जो है इंडिया के इन्फ्लुएंस में जाए, ये चाइना के इन्फ्लुएंस में ना चले जाए। क्योंकि अगर इंडियन ओशियन रीजन को चाइना से सुरक्षित रखना है तो कहीं ना कहीं हम इन देशों को नहीं इग्नोर कर सकते। और आपको भी पता है कि चाइना न जाने कितना इन्वेस्टमेंट इन देशों पर कर रहा है, सो दैट ये चाइनीज इन्फ्लुएंस में आ जाए। तो भारत को भी नेसेसरी स्टेप तो लेने ही पड़ेंगे। तो भारत कहीं ना कहीं ये जो प्रोग्राम्स इनिशिएट कर रहे हैं वो इंडियन ओशियन रीजन में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए ही कर रहे हैं। आपने भी क्वाड के बारे में सुना होगा। और आप हमें बताइए कि क्वाड में वो कौन से 4 देश आ जाते हैं। और अगर हम देखो इंडियन ओशियन रीजन के सिग्निफिकेंस की बात करें तो देख सकते हो वाइटल सी लिंक विद चोक पॉइंट, जिसमें आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ जाता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बाब अल मंडेब, ये सब आ जाते हैं। और मेजर कंड्यूट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड है ये इंडियन ओशियन रीजन, क्योंकि एनर्जी, वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फिशिंग एंड मिनरल रिसोर्सेस यहाँ आपको मिल जाते हैं। और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल भी प्ले करता है बाय काउंटरिंग पायरेसी, टेररिज्म, स्मगलिंग, इलीगल वेपन, इन सब को एक प्रकार से प्रिवेंट करता है। और साथ ही साथ रोल इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। तो इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं तो देख सकते हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ शिप्स by Indian Navy and Coast Guard for maritime security and anti-piracy operation. Technical agreements किए गए हैं for sharing of white shipping information and agreements over the humanitarian assistance and disaster relief Indian Ocean countries के साथ। और इंडियन पैसिफिक डिवीजन का भी स्टैब्लिशमेंट किया गया था, जिसमें जो ग्रुपिंग्स है जैसे बीमस्टेक, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एंड पार्टनरशिप विद कंट्रीज थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक क्वाड, आसियान, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। और ये जो विजन सागर है, प्रोजेक्ट मौसम है, ये सब इंडियन ओशियन रीजन के लिए ही लॉन्च किए गए थे। और आप देख सकते हो ये जो पावर बैलेंस कैसे हो रही है इंडियन ओशियन में, तो आप देख सकते हो कि इंडिया तो मेन पावर है ही यहाँ पर। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो है मदगास्कर के साथ भारत ने एग्रीमेंट कर रखा है, मॉरिशस के साथ भारत ने पोर्ट शेयरिंग का एग्रीमेंट कर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो एग्रीमेंट है कहीं ना कहीं भारत की पकड़ को मजबूत करता है। फिर सेशल्स के साथ आप देख सकते हो। और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तो भारत का है ही, दैट्स व्हाई इन द फर्स्ट आर्टिकल आई हैव सेड कि अंडमान निकोबार स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ पर आपका इंडोनेशिया है और ये मलेशिया है, इसके बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है। क्योंकि सारे जो चाइनीज के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से प्रपोज या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होते हैं। और फिर देख सकते हो डियोगा गार्सिया, ये बेसिकली है तो मॉरिशस का, लेकिन यहाँ पे यूएस का बेस है। और इश्यू में भी था, मतलब न्यूज में भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉरिशस इस पर क्लेम करता है, लेकिन अभी भी ये यूएस के कंट्रोल में है। सो और क्या आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं तो वैसे तो इंडियन ओशियन रीजन का जो सिग्निफिकेंस है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रख सकते हो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको याद रखना है तो आप देख सकते हो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं। एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो आपको देखिए यहाँ ये याद रखना है जो ऑर्डर है। सबसे पहली बात तो आपको देख सकते हो सेशेल्स हो गए, मदगास्कर हो गए, मदगास्कर ईस्ट ऑफ मोजाम्बिक, ये जो मोजाम्बिक है ये आपका है आप साउथ अफ्रीकन नेशन, और उसके ईस्ट में ये मदगास्कर और ये मोजाम्बिक चैनल है। ये मोजाम्बिक चैनल आपको याद रखने चाहिए कि बिटवीन मोजाम्बिक एंड मदगास्कर।
और फिर उसके ईस्ट में आप देखिए मॉरिशस है, तो ये जो नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट है कि सबसे पहले आपका लक्षद्वीप आएगा, उसके बाद मालदीव्स आएगा, उसके बाद सेशल्स आएगा, उसके बाद मडगास्कर आएगा या फिर मॉरिशस आएगा। तो ये आपको याद रखने हैं, ऑर्डर याद रखने हैं आपको, क्योंकि यूपीएससी आजकल इस प्रकार के जो क्वेश्चन है जरूर पूछ रही है। और ये आप देख सकते हो रेड सी है, रेड सी के साथ कौन कौन से देश बॉर्डर करते हैं ये आपको याद रखना है। इस क्षेत्र से यूपीएससी काफी क्वेश्चन पूछती है। पर्शियन गल्फ से कौन से कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये वैसे टॉपिक जो है प्रीलिम्स के लिए अगर इम्पोर्टेंट है तो वो इसीलिए क्योंकि ये मैपिंग में आ सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा, तो ये वाला रीजन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है मैपिंग के लिए, और दूसरा जो है वो वेस्ट एशिया वाला रीजन इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड, इट इज अबाउट शॉर्टर न्यूज। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में है। तो क्या है ये स्कीम, तो आप देख सकते हो अंडर दिस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स वाया डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वो स्टेट के साथ इंगेज कर रही है एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कि वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट करें। नाम से ही पता चल रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि लेट्स से कि 5 डिस्ट्रिक्ट है, 5 डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने यूनिक प्रोडक्ट कुछ हो सकते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक में हो, चाहे वो अन्य किसी क्षेत्र में प्रोडक्ट हो जो उसी डिस्ट्रिक्ट में यूनिक है। तो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने की जरूरत है, उसको लोकल से ग्लोबल लेवल पर ले जाने की जरूरत है। दैट्स व्हाई ये स्कीम लाई गई थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो क्या ऑब्जेक्टिव है, देख सकते हो ईच डिस्ट्रिक्ट जो कंट्री का है उसको एक्सपोर्ट हब बनाया जाए बाय आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट्स विथ एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन दैट डिस्ट्रिक्ट। साथ ही साथ जो बोटल नेक्स है उसको एड्रेस किया जाए फॉर एक्सपोर्टिंग दिस प्रोडक्ट, और लोकल एक्सपोर्टर्स या मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट किए जाए टू स्केल अप मैन्युफैक्चरिंग, फाइंड पोटेंशियल बायर्स आउटसाइड इंडिया, ये भी आप देख सकते हो, एज वेल एज प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्री इन द डिस्ट्रिक्ट एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट तो एक टॉपिक है ही है, और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी, इस कमेटी के बारे में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी है उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी कि भारत के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कंस्टिट्यूट किया है ये, है ना। तो हर डिस्ट्रिक्ट में ये याद रखना है आपको, भारत के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी तैयार किया गया है, सो दैट ये इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके। और एक्सेप्ट इन वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल एक्सेप्शन है, वेस्ट बंगाल के जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये जो कंसेप्ट है डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी का वो अवेलेबल नहीं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड, इट इज अबाउट स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी, यानी कि SKAO। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो ये जो SKAO काउंसिल है उन्होंने अपना मीटिंग हेल्ड किया है, साथ ही साथ जो मीटिंग्स में जो डिसीजन है उसमें अप्रूव किया है उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, यानी कि अब जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप को स्टैब्लिश किया जाएगा। अगर हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये जो जैसा कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप में क्या होता है, इनविजिबल गैस को डिटेक्ट नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये जो रेडियो टेलीस्कोप्स होंगे वो कहीं ना कहीं इनविजिबल गैस को भी डिटेक्ट कर सकेंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दे कैन रिवील एरियाज ऑफ स्पेस दैट मे बी ऑब्सक्यूर्ड बाय कॉस्मिक डस्ट, क्योंकि आपको ही पता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो डार्क मैटर डार्क एनर्जी एक मेजर शेयर कंस्टिट्यूट करता है, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं पता नहीं चल पाते क्योंकि वी हैव लिमिटेड टेक्नोलॉजी। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड किया जा रहा है, सो दैट मोर एंड मोर जो सीक्रेट्स है यूनिवर्स को